बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की सालगिरह है कल 14 अगस्त है और आपको एडवांस में मैं यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। यकीनन हम सबको पाकिस्तान से बहुत प्यार है, हम सबको याद है हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस वतन अजीज़ के लिए। हम सबको इस बात का एहसास है कि अपना आज़ाद मुसलमान मुल्क होना कितना ज़रूरी है। हम सबको इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान में हम कैसे बादशाहों वाली ज़िंदगी जीते हैं, जहाँ चाहते हैं जो चाहते हैं करते हैं। बाहर मुल्क में जाते हैं, हमें लाइनों में लगना पड़ता है, बड़े मुश्किल लगता है, अपने बर्तन खुद दो, अपने कपड़े खुद दो, बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में तो ज़िंदगी जो गुजारते हैं इस बात में कोई शक नहीं कि बड़ी लैविश लाइफस्टाइल लोगों का होता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है, मुआशी आशारिया में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, सियासी सूरत हाल में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। और मैं आज का प्रोग्राम डेडिकेट करना चाहता हूं पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, एक आम आदमी वाला है कि 1947 से लेकर 2026 तक 79 सालों में, तकरीबन 80 साल कर लीजिए, 8 दिहाइयों में हमने वो कौन सी गलतियां हैं जो बार बार दोहराई हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमें बता कर गए हैं कि जो शख्स अपनी गलती से सबक सीख ले वो गलती नहीं रहती है, वो लर्निंग बन जाती है। उससे इंसान सबक सीखता है और बढ़ता है आगे और तरक्की करता है। लेकिन जिस गलती से सबक ना सीखा जाए वो बड़ी नुकसानदेह होती है और उसकी वजह से इंसान खसारे में ही रहता है और फिर पूरा वक्त तबाही और खसारे में गुजार देता है। और मैं समझता हूँ कि आज बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल उठाएँ, हम अपने मुल्क की डायरेक्शन का सवाल उठाएँ। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या वहाँ पे हमारे लिए मुस्तकबिल, हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार, क्या वहाँ बिजली सस्ती, क्या वहाँ पेट्रोल की कीमतों में इस्तेहकाम, क्या वहाँ पर मुआशी हालत बेहतर होगी, या फिर हम दुनिया के अंदर तो अपना नाम बढ़ाते रहेंगे लेकिन अंदरूनी तौर पे जो हमारी मुश्किलात हैं वो बढ़ती रहेंगी, वो कम नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रही थी, मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नेगेटिव कम रहूँ। मिसाल के तौर पर आज क्या है, ये डेटा है जो आपके सामने रख रहा हूँ कि हुकूमत ने 3 महीनों में 3112 अरब रुपए कर्जा लिया है। यानी हर महीने 1000 अरब रुपए कर्जा से ज़्यादा लिया जा रहा है हुकूमत चलाने के लिए। 84,000 अरब से हमारे कर्जे तजावुज़ कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हमारे हुक्मरानों का तरीक़ाकार, शान ढाल, चलना, गाड़ी, प्रोटोकॉल, रहन सहन, जब दिल चाहते हैं प्राइवेट जेट में बैठ के दुनिया में सफ़र कर सकते हैं। लगता नहीं है कि कर्जों से चलने वाला मुल्क है। आज ही की खबर आपके सामने रख देता हूं, आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। बेसिक सैलरी 11 से 15 लाख कर दी गई है। जुडिशल अलाउंस 11 से 15 लाख रुपए कर दिया गया है। मेडिकल अलाउंस 1.5 लाख रुपए महीना। सस्ती गाड़ी लेनी हो तो भी आपको हुकूमत फराम करेगी, चाहे आप रिटायर्ड हो या सर्विंग हो, आपको सस्ती गाड़ी भी मिलेगी। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि जिस मुल्क में निज़ाम अदल दुनिया के 140वें नंबर पे आता हो, अफगानिस्तान के बराबर हो, नई अदालतें बना दी गई हों कि केसेस की पेंडेंसी ख़त्म होगी, लोगों को धक्के कम खाने पड़ेंगे, लेकिन आज भी हालत तो वही है। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात तो करते हैं, लोअर कोर्ट्स का हाल अगर हम बताना शुरू कर दें, आपको दिखाना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं आज के शो में डिस्कस करना चाहता हूँ। विदाउट एनी फर्दर डिले अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मौजूद मेहमान। सबसे पहले मेरे साथ हैं PMLN से परवेज़ संदीला साहब, हमेशा हमारे प्रोग्राम में आके हमारी इज़्ज़त में इजाफा करते हैं। परवेज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर आपके कीमती वक्त के लिए। दूसरे मेहमान भी हमें PTR पीपल्स पार्टी से कुछ लम्हों में ज्वाइन कर रहे हैं। संदीला साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। संदीला साहब, मैं आज और भी कुछ सियासतदानों से बात कर रहा था और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी रियासत थी, न ये इस्लामी बन सकी न ये जमहूरी बन सकी। आज जब पाकिस्तान 79 ईयर्स का कल होने जा रहा है, सर 79 साल का, आपके एनालिसिस के मुताबिक संदीला साहब वो कौन सी गलतियां, मिस्टेक्स हैं जो हम इन तकरीबन 80 सालों में दोहराते आए हैं और उन पे हमें उनको रिविज़िट करना ज़रूरी है और अपनी राह को, अपनी डायरेक्शन को, अपनी समत को दुरुस्त करना ज़रूरी है मुल्क के वसीतर मफाद में। परवेज़ संदीला साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और सुनने वालों को ये जो हमारा आज़ादी का दिन है वो मुबारक हो। और इस आज़ादी को वही लोग महसूस कर सकते हैं जो किसी जगह पर आज़ाद नहीं है। अब क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ मिली होती है उसकी कीमत नहीं होती, हासिल की कीमत नहीं होती, तो शायद इसलिए हम लोग बहुत सारी बातें कर जाते हैं।
दूसरा आपके बारे में अगर आप ये समझते हैं कि कोई लोग समझते हैं आप नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं, तो वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन जो आप अपना काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो लाइन की दुरुस्त साइड पे खड़ा होकर कर रहे हैं। और जज़ाकल्लाह। हमेशा जो आपके फिगर्स होते हैं, जो आपकी चीज़ें होती हैं, उससे कोई इख्तिलाफ कर सकता है मेरे जैसा नासमझ इंसान, लेकिन आप गलत नहीं है, प्लीज़ एक तो ये करेक्ट कर लें। दूसरी बात ये है कि सर देखें, गलतियाँ जो हैं, दो चीज़ें आपने कहा कि इस्लामी और जमहूरी। मेरे ख्याल में इस्लामी जो मुल्क है या इस वक़्त जो इस्लामी ममालिक हैं, उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी रिस्पेक्ट है। एटॉमिक बम बनाने से लेकर, उससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर जब आप लीड कर रहे थे कि दुनिया में मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक बने, और आज जिसमें आप कामयाब हो चुके हैं, सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर इसमें मज़ीद ऐड करेंगे। तो इस्लामी तो मेरे ख़्याल में मुल्कों में हम लीड कर रहे हैं, हम बहुत आगे हैं। जहाँ तक इस्लाम की बात है, तो मेरे ख़्याल में 98% इस मुल्क में मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे तहफ़्ज़ात हो सकते हैं। जमहूरी तौर पे मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। जिस तरह से जमहूरियत होनी चाहिए थी, शायद उस तरह से जमहूरियत नहीं हो पाएगी। इसमें जो ज़िम्मेदारान हैं वो दोनों धड़े हैं। एक सियासतदान और दूसरे ज़ाहिर है जो इस मुल्क में हर 10 साल 15 साल के बाद मार्शल लॉ लगता रहे हैं, वो ये दोनों ही ज़िम्मेदार हैं। अगर पार्टियों में एक अच्छी जमहूरियत होती और जमहूरियत को परवान चढ़ाया जाता, एक नीचे से वर्कर जो पार्टी में स्टार्ट करता है वो वज़ीर-ए-आज़म ओहदे तक जाता, जैसे कि यूरोपीय ममालिक में या बहुत सारे दूसरे ममालिक में होता है, आप बड़े नाम ले सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सका। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है, इन तमाम तर रुकावटों, इन तमाम तर मसाइल के बावजूद अल्लाह पाक ने जो इस मुल्क को इज़्ज़त दी है, जो इस मुल्क को मुकाम दिया है इस वक़्त, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे दुनिया के ममालिक इस मुकाम को तरसते हैं। तो कर्ज़ों की आपने जो बात की, तो मैं भी परवेज़ भाई, कर्ज़ों पे हम आगे चल के के आएंगे। मेरा यहाँ पे आपसे एक और सवाल है। देखिए, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, जज़ाकल्लाह साहब। मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ वर्ड्स हैं जो पाकिस्तानियों को बड़े खटकते हैं और हम लोग उसका बचपन से इस्तेमाल करते आए हैं। मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, करप्शन। इसको मैं समराइज़ करता हूँ चोरी और काम चोरी में। परवेज़ साहब, इनका कोई इलाज बताएं, इनका कोई हल बताएं, क्योंकि मैंने आज एक अहद किया है अपनी टीम के साथ कि मैं रोज़ प्रोग्राम में ये बात करूंगा जब तक हमारे हुक्मरानों को एहसास नहीं होगा सर कि 8,500 रुपये माहाना खर्च करने वाला रईस नहीं हो सकता, अपना नाम लिखने वाला पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। जो हमारे मुल्क के इदारे हैं, फॉर एग्जांपल FBS, इदारा शुमारियात, वो जिस तरह डेटा प्लानिंग के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए तरतीब देता है, उसके फॉर्मूले ही गलत होंगे सर, तो फिर कैसे हमारी प्लानिंग स्ट्रैटेजी सही होगी? योर ओपिनियन सर। सर, जजा और सजा जो है ना, ये दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी मुआशरे में जब तक नहीं होगी तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। आप देखें कि बहुत सारी ऐसी इस्लामी सजाएं हैं जिन पर आज के दौर में मैं और आप तो बिलीव रखते हैं, क्योंकि हम लोग, हमारा वो हिस्सा है। लेकिन जब ये हुई, या फिर बहुत सारी दूसरे दुनिया के ममालिक हैं, वो उसको समझते हैं कि ये बड़ी सख्त है। लेकिन वहाँ जहाँ पर ये सजा और जजा का जो है वो कानून है ना जी, आप देख लें कि वहाँ पर इस मुल्क में, जिस मुल्क में बैठा हूँ, इशारा काटने की जो 500 यूरो जुर्म, उस दर से मैंने कभी इशारा नहीं काटा। मोबाइल हाथ में पकड़ने का 750 यूरो जुर्माना है, मैंने कभी हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ा। गाड़ी में एक जगह पे हैंग किया है, क्योंकि 750 देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं अगर फर्ज किया कि सैलरी, एवरेज सैलरी 2500 से 3,000 यूरो है और उसमें से 750 सिर्फ मोबाइल पकड़ने का दे दूंगा। तो ये आपके लुबे लुबाब है कि हमारे मुल्क में जब तक जजा और सजा का मतलब कि जो कवानीन है उन पे जो अमल दरामद नहीं होगा या चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, उस वक्त नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ों पे हम हुक्मरानों को, जजों को, जर्नैलों को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। मादरत के साथ जो अवाम है वो भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस मुल्क के कोई अवाम अगर अपने हाथ में चीज़ें रखती है, उनको अपनी ताकत का अंदाज़ा है, वहाँ के बहुत सारे हुक्मरान भी जो है अपनी लाइन क्रॉस नहीं करते, वहाँ के जज भी लाइन क्रॉस नहीं करते, और हो सकता है कि वहाँ के जनरल भी क्रॉस नहीं करते। होता क्या है कि यहाँ पर आपको जज बाहर निकलना है तो पूरी की पूरी अवाम उसी को हीरो बना के खड़ी हो जाएगी। वो गलत है या सही है? राइट सर। लहर चल रही है, चीजें चल रही हैं, तो फिर उसका इंजाम यही होता है जो हमारे यहाँ हो चुका है। तो ये एक तरफ से नहीं है, सिर्फ हुक्मरानों की तरफ से नहीं है, नीचे वाले तबके को भी सोचना चाहिए। नीचे वाला तबका जो है, जैसे कौम वैसे हुक्मरान, आपने दुरुस्त फरमाया। हम मिनहसल कौम अगर अपने अपने घर में तब्दीली ले आए तो पूरे मुल्क में बड़ी तब्दीली रूनुमा हो जाएगी। आई कंप्लीटली एग्री विद यू परवेज साहब। आमिर हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, अब कल 14 अगस्त है, पाकिस्तान 79 ईयर्स का हो जाएगा। बहुत सारे नौजवान समझते हैं कि हम गलतियां दोहराते आ रहे हैं। वो लियाकत अली खान के साथ जो हुआ वो कहते हैं आज भी हो रहा है, हमारे यहाँ इंसाफ नहीं है, हमारे यहाँ
आपकी नज़र में हम 47 से लेकर 2026 तक हम कहाँ पहुँचे हैं, and what mistakes have we been repeating continuously which we need to rectify? Barrister Amir Hassan साहब। थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, गलतियां होती हैं कौमों की जिंदगी में, और कौमों की जिंदगी में 80 साल अगर समझें तो बहुत हैं, और अगर समझें तो कुछ भी नहीं, अगर आप सदियों पे मुहित तारीख देखें। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बुनियादी तौर पे अगर हम देखें कि क्यों बना है, तो जिन्ना साहब की 11 अगस्त 1947 की जो तकरीर है दस्तूर साज असेंबली से कराची में, वो अहम है, बुनियादी चीज है। उसकी अगर उसके मुताबिक चलें तो पाकिस्तान उस तकरीर के बिल्कुल ऑपोजिट कर, जो वो पाकिस्तान के लिए जमहूरियत चाहते थे, वो हम 80 साल में हर शय हमने मुकम्मल तौर पे एक्सपीरियंस की है। हमने मुकम्मल आमरीत भी एक्सपीरियंस कर ली, आमरीत के जबर से जबर के तरीके भी कर लिए, लेकिन जमहूरियत को कभी मौका नहीं दिया कि वो मुकम्मल तौर पे नाफिज हो सके। तो जो जमहूरी निज़ाम जिन्ना साहब ने कहा वो नहीं किया, जमहूरी आज़ादियाँ जो कहीं वो नहीं कहीं। फिर उन्होंने जो कहा कि अक़लियतों को उनके हकूक़ दिए जाएं और सारे लोग शायरी बराबर की हैसियत रखें, वो हमने नहीं की। अभी मैं बात सुन रहा था, मेरे दोस्त कह रहे थे निचला तबका, निचला या ऊपर वाला तबका कोई नहीं होता। ये निचला तबका तो बड़ा ही एक मैं समझता हूँ कम बड़ा हकीर लफ्ज़ है अगर हम इस्तेमाल करें तो। अवाम है या हुक्मरान है, चले ये हमने अल्फाज रखे हैं, इसी पे अगर चले तो हुक्मरानों से तवक्कुआत जो होती हैं वो भी बिल्कुल पूरी नहीं हुई, और अवाम से भी वाबस्ता तवक्कुआत पूरी नहीं हुई है। अच्छा, इसमें होता ही है कि 80 साल में हम कुछ ना कर सकते, कोई एक नस्ल तैयार कर लेते। मैं आज के नौजवानों को भी उस सतह पे नहीं समझता कि वो इस पे कोई ना किसी किस्म की तनकीद करे। कोई जद्दोजहद आज का नौजवान भी उस जद्दोजहद में नहीं है। जिन्होंने जद्दोजहद की, लियाकत अली खान की आपने मिसाल दी कि पहला वजीर आजम, तो वो वजीर आजम तो मुंतखब नहीं था। जो पहला मुंतखब वजीर आजम था उसे फांसी पर लटका दिया गया, जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, जो जिन्ना साहब ने दस्तूर साज असेंबली से खिताब किया था। तो ऐसे कहना पहला मुंतखब और पहला गैर मुंतखब वजीर आजम दोनों को ही, दोनों वजीर आजम, जी जी, और पहली खातून वजीर आजम को भी कत्ल किया गया, शहीद किया गया, जो आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम थी। अच्छा, तो जो जिन्ना साहब ने कहा दस्तूर बनाओ, जिसने दस्तूर बनाया उसके साथ क्या हाल हुआ? जिन्ना साहब ने इसकी दिफा की बात की, और उन्होंने यही कहा था कि भारत के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन उसके लिए जरूरी था दिफा। जो हमने किया, जो एटम बम बनाया, जिसका हमने ये पिछले साल देख भी लिया, भारत को हमने नाको चने चबवाए, तो कुछ चीजों में हम आगे बढ़े। तो रह कहाँ पे गए हैं? मैं समझता हूँ तरबियत का फुकदान है। मैं ये जो हम तालीम दे रहे हैं, जो स्कूल है या वहां पे कुछ नहीं सिखाया जा रहा। आप लोगों से तो मैं कहता हूँ ये क्या पढ़ा रहे हैं? ये पढ़ाने की बजाय झूठी सच्ची तारीख। आमिर भाई, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आमिर भाई, आप एक बहुत बड़े वकील हैं पाकिस्तान के, आप प्लीज़ एक दरख्वास्त अदालत में दायर करें, और मैं आपके उसमें जुड़ने को भी तैयार हूँ आपके साथ, कि जब तक हमारी हुकूमत के इदारे 8,500 खर्च करने वाले को रईस और नाम लिखने वाले को पढ़ा लिखा समझेंगे, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सर प्लीज़ कीजिएगा सर। ये जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये काम अदालतों से नहीं होगा। हमने अदालतों के ऊपर गैर जरूरी बोझ डाला है, मैं सही बताऊं, और अदालतें भी उसमें खुद को कभी हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स का होता था कि एग्जीक्यूटिव से अदलिया अलहदा हो, फिर हमने वो भी दौर देखा कि अदलिया ने एग्जीक्यूटिव के पावर्स को संभाल लिया। तो मैं नहीं समझता कि अदालतों में जाना पड़ेगा, ये हमें निजाम पॉलिटिकली हल करना पड़ेगा। डायलॉग का आगाज करें ना, तला साहब आपने किया है, इसे बढ़ाएं। हम लोग ये पिटी इश्यूज पे और हर वक्त सियासी प्रोग्राम करने की बजाय एक राय अमल की तरफ तरबियत का आगाज करें ना, और उसमें ये बात करें कि ये पाकिस्तान के अंदर ये हुक्मरान जो तबका है, जो नीचे वाले को निचला तबका समझता है, निचला तबका हुक्मरान बनाता है। जब जिसे आप निचला तबका कह रहे हैं, अवाम, अगर वो असेंबलियों में बैठ जाए, अगर गरीब का नुमाइंदा शराफिया में से ना हो, अगर किसान का नुमाइंदा जागीरदारों में से ना हो, अगर मजदूर का नुमाइंदा मिल ऑनर में से ना हो, तो फिर बेहतरियां होती हैं। ये यूरोप में है, मैं यूके में रह के आया हूँ, वहां पे पढ़ के आया हूँ, वहां पे यही चीजें हैं। आम आदमी असेंबली में जा सकता है। लॉर्ड्स के लिए उन्होंने उनका एक सिस्टम था, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स बनाया, उसमें भी अब आम आदमी जा सकता है। तो हमें ये चीजें देखना है और तरबियत करनी है, बच्चों को पढ़ाएं, एटिकेट्स बढ़ाएं। राइट सर, जो कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, मुझे बताएं हमसे ज्यादा गंदे
पब्लिक टॉयलेट्स किसी के होते हैं, सफाई का जो फुकदान पाकिस्तान में है आपको किसी और मुल्क में नजर नहीं आएगा। वेल सेड आमिर साहब, वेल सेड आमिर साहब। वक्त की कमी है, कता कलामी के लिए माजरत, सो सॉरी। नियाजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ बढ़ना है, मजबूर हूँ। नियाजी साहब, 1947 से लेकर 2026 तक पाकिस्तान ने कौन सी गलतियां बार बार दोहराई जिनको दुरुस्त करना आज वक्त की जरूरत है आपकी नजर में? नियाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या तनाबुद व इय्याक नस्तईन। तलहा साहब, मैं बैरिस्टर आमिर साहब की बातों को भी सुन रहा था, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। देखें कि यही निज़ाम है जिसको हम कहते हैं 78 सारा निज़ाम, जिसके लिए लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं कि ये अशराफिया के हाथ में पाकिस्तान है। और 78 सारा निज़ाम को जो भी उसके साथ लड़ा, उसके साथ जो कुछ हुआ वो आपने खुद ही बता दिया और सुन लिया। और मेरा ख्याल है कि जो वक्त का वजीर आज़म है, अब उसके साथ भी जो था वो भी कैद तन्हाई में बैठे 8 महीने से, वो भी इसी निज़ाम की बात करता है। अब देखें, ये हमारे दोस्त बैठे हैं, सबसे अभी आपने शुरू के इंट्रो में तो मैं आपकी बात सुन रहा था कि अगर जजेस की मराहत को 15 लाख तो आपने बताई पे जुडिशियल अलाउंस अलहदा, और उनकी जो और फैसिलिटीज हैं, गाड़ियों के पेट्रोल और वो एक, और आपने ये भी बता दिया कि हमारी जुडिशरी कहाँ रैंक करती है, ठीक है। और हमारे दोस्त ने अभी 11 अगस्त का जो खताब बताया ना कैद आजम का, बैरिस्टर साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलाम जो कैद आजम का खताब था ना, उन्होंने रियासत के जो आपकी खासकर ब्यूरोक्रेसी थी या आपके रियासत के मुलाजिमीन थे, उनको एड्रेस किया था कि आप रियासत के मुलाजिम हैं, ना किसी हुक्मरान के मुलाजिम हैं, आप रियासत के मुलाजिम हैं। और ये रियासत के मुलाजिमीन को छीन लिया गया। और अब 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद जो अभी आसिफ अली जरदारी 20 दिन के लिए जंग लड़ा और आखिर पे वो जंग किस तरह खत्म हुई, कल भी मैं कमर जमान खैरा साहब के साथ था, तो यही गुफ्तगू हुई कि आपने जो जुडिशरी थी उसकी आज़ादी खत्म करके अब आपने उसको बना दिया मुलाजिम, आईनी अख्तियार उनके हो गए खत्म। जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये कहता है कि अदलिया आज़ाद होगी, यही हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, यही हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, यही हम कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। अब वो कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई है। और लोगों ने अभी जब समरी गई तो प्रेसिडेंट ने रोकी, तो ऑब्जेक्शन ही यही था कि ये जजेस के खिलाफ फलां चीजें हैं। और एक साइड से आवाज आई तल्ला साहब के जज जो हैं वो हमारे लगने चाहिए। मुझे इस बात पे दुख होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे कि एक ऐसा काजी का मनसब जो अल्लाह ताला का नाम है जिसने बैठ के इंसाफ करना है, आप कहें कि मेरी पार्टी के जज लें, या वो कहेगी मेरी पार्टी के जज लें, तो फिर अदलिया कहाँ आजाद रहेगी? फिर उसको आप मराहत देंगे। नियाजी भाई, आपसे गुफ्तगू कंटिन्यू करूंगा, आपसे गुफ्तगू कंटिन्यू करूंगा। एक ब्रेक का वक्त आ गया है, माजरत के साथ ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से वापस आएंगे, नियाजी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग 365। हुकूमत के चमचे, जिस चीज़ के बारे में इल्म हो सिर्फ उसकी बात किया करो। समझ में आई बात? बजट बहुत अच्छा है। मुझे तो आपके बारे में भी कुछ नहीं मालूम। मेरे बारे में मालूम होने तक अगर मैं रहा तो तुम्हें मैं बताऊंगा। चीनी दरामद, आलू दरामद, जी गंदुम दरामद, फलानी चीज दरामद। स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है। और जो चीज ऊपर जाती है ना फिर वो वापस नहीं आती है, फिर उसके कुल पड़े जाते हैं। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है जी। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। अल्लाह ताला अनवर मकसूद को लंबी सेहतमंद ज़िंदगी दे और मोइन अख्तर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता करे, आमीन। हम जानते हैं कि ये वो कंटेंट है जो सोशल मीडिया पे आप नौजवानों को शेयर पसंद करते हुए देखते हैं, और लोग मुझे लगता है क़यामत तक शायद इस कंटेंट को पाकिस्तान में पसंद करते रहेंगे। ये वो गुफ्तगू और ये वो सैटायर कंटेंट था जो आज भी उसी तरह सच्चा है जिस तरह 2007, 8, 9, 10 में बनाया गया तो उस वक्त सच्चा था। इस पर गुफ्तगू नियाजी साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है सर। सबसे पहले पाकिस्तान को, जिस तरह बात हो रही थी अभी भी, कर्ज़ों से निजात हासिल करनी है। एक हुकूमत जो हर महीने 1000 अरब रुपए से ज़ायद कर्ज़ा लेती हो सर, और वहाँ पे महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हो,
क्या उस हुकूमत के हुक्मरानों को इतने बैनुल अक़वामी दौरे करने चाहिए? क्या उस हुकूमत के हुक्मरानों को 15-20 करोड़ की गाड़ियों में चलना चाहिए? क्या उस हुकूमत के हुक्मरानों को सादा ज़िंदगी अपनानी चाहिए? या फिर जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारे पॉलिटिशियंस का है, अल्लाह रहम फरमाए, बस देख के बंदा यही सोचता है कि वो दिन कब आएगा तो हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। नियाजी साहब, आपकी राय हुजूर। साहब, मेरा ख्याल है कि चंद लोग जो है ना अशराफिया, उन्होंने वायदा किया हुआ है कि ये पाकिस्तान जो है ये हमारा है और जो अवाम है ये हमारी गुलाम है और उस गुलामी से अवाम को आज़ादी नहीं मिल रही। एलीट कैप्चर। अब देखें कि अभी मैं उनके हम सब दोस्तों की इज्जत करते हैं। अभी बिलावल साहब ने आज़ाद कश्मीर से बयान दिया कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है ये भी फॉर्म 47 की है और पंजाब की हुकूमत भी फॉर्म 47 की है। लेकिन मुझे ये है कि जब फिर और अभी जो समरी आई जजेस की उसके ऊपर भी इख्तलाफ हो गया और फिर इकट्ठे भी हो जाते हैं, तो फिर वाई जब आप अवाम की बात करते हैं, जब आप कहते हैं इदारे गलत हैं, तो आप उनकी रिफॉर्म्स करें। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हो चुका पीछे एक आईनी अदारा है और आईनी अदारा किसी के महतहत नहीं होता और उसका काम है आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कराना। और जितने तक अब अख्तियारात नीचे तक डिवॉल्व नहीं करेंगे, जो आपने क्वेश्चन किया, आपके जो असेंबली, नेशनल असेंबली हो या चाहे आपकी सूबाई जो लेजिस्लेशन करती है, आपके पास एक लोकल बॉडीज का निज़ाम है, आप उसके इलेक्शन नहीं होने दे रहे, आप लोगों तक नीचे तक अख्तियारात ही नहीं होने दे रहे, तो आप कैसे करप्शन आप खत्म करेंगे? आपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म करनी है, वो आप नहीं कर रहे। पाकिस्तान बना है तो ब्यूरोक्रेसी ने जो पाकिस्तान का हाल किया है वो आपको पता है। ये एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का आदमी बैठा है, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आप इस निज़ाम के लिए रिफॉर्म चाहिए, चाहे आपको जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म चाहिए, आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म चाहिए, आपको लोकल बॉडीज का सिस्टम मजबूत करना चाहिए ताकि एक आम आदमी जो मोहल्ले में रहता है उस तक ये पहुंचे। आपको गुड गवर्नेंस के लिए, अगर हम प्रोविंस की बात की जा रही है ना, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ भी हो सकता है। बाहर के मुल्कों में भी सारी चीजें चल रही हैं, सूबे भी हैं, काउंसिल भी हैं, लेकिन हुक्मरान ये नहीं चाहते। और मैं आखिर पे ये बात करता हूँ कि ये हुक्मरान देखें, हमारे खिलाफ बहुत बातें होती हैं, हमें बहुत सारे ताने दिए जाते हैं, जो लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान की। एक बात इमरान खान की याद रखें, उसने कहा था कि एक आप देखना कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो हो गए पीडीएम में सारे इकट्ठे हो गए। आगे बढ़ना है नियाजी भाई, वक्त का मैं सो सॉरी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, कर्जों से निजात कैसे मुमकिन है? बड़ा आसान सवाल है। 80 साल में हमारे कर्जे 80 हज़ार अरब क्रॉस कर गए हैं। मुझे लग रहा है अगले 80 साल में हम 160 हज़ार अरब क्रॉस कर जाएंगे। योर ओपिनियन? जी देखें, एक तो लल्ले खत्म हो और दूसरा पाकिस्तान की मईशत को सही सेहत में गामजन करें। आप एक ज़राई मुल्क हैं, आपको मईशत को एग्रीकल्चर की तरफ लेके आना पड़ेगा और आपकी जितनी इंडस्ट्री है उसे एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के और फिर आपको अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना है, जिसके साथ आप बढ़ेंगे। अच्छा, फिर लोगों को आपने तालीम, सिर्फ ये सर्टिफिकेट नहीं देने हैं, उन्हें कोई तरबियत दें, तालीम दें ऐसी जिसके साथ वो एक कारगर शहरी बने। तो इसके लिए तो एक इकोनॉमी, अब आप आलमी बैंकों से जाके या मार्केट से जाके इकोनॉमिस्ट ले आते हैं। इकोनॉमिस्ट भी क्या होते हैं, मैं समझता हूँ मुंशी होते हैं, बैंकर्स होते हैं, वो लाके बिठा देते हैं और वो किस तरह करेंगे? वो उन्हीं इदारों से जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्हीं के मुलाजिम होते हैं, छोड़ के आए होते हैं और दोबारा जाके उन्होंने उनकी मुलाजिमत करनी होती है। वो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? काश पाकिस्तान को भी कोई ऐसा, जिस तरह भारत को मनमोहन सिंह मुयस्सर आया था, पाकिस्तान को कोई मुयस्सर आए जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को हकीकी तौर पे उस तरफ लेके जा सके। पहली बात। दूसरी बात, जो बातें अभी नियाजी साहब कह रहे थे, देखिए अदलिया की आजादी, अदलिया से इख्तियारात छीन लिए। देखिए, इस मुल्क में ऐसे ही है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। एग्जीक्यूटिव मजबूत होती है तो वो इख्तियारात छीनती है, पार्लियामेंट होती है तो वो छीनती है, अदलिया होती है तो वो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दोनों को। तो ये अदलिया की आजादी जिसे समझते हैं मादर पिदर आजादी, इफ्तिखार चौधरी वाली, तो वो तो एक, मैं समझता हूँ, डरावना ख्वाब है पाकिस्तान की तारीख में। तो हाँ, इदारों को बेहतर होना है। अदलिया के ऊपर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा आमिर भाई, लेकिन वो अगले सेगमेंट में पूछूंगा और वक्त की इस सेगमेंट में थोड़ी सी कमी है। कंप्लीट करें, आप कंप्लीट करें। मुझे इस पे सिर्फ मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं। कंप्लीट करें। मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं। ये हम जो ये कहते हैं ना
हम ये समझते हैं कि जब हम लोगों ने जदोजहद की, जब हमें फौजी जनता मार रही थी, मेरे 50 साल के लीडर को शहीद किया, तो हम कोई बात करते थे, हालांकि हमने ना कंटोनमेंट जलाए हैं ना प्रोपेगेंडा किया है फौज के खिलाफ। हमें गद्दार पूरा बाकी लोग कहते थे। फिर मियां साहब पे बुरा वक्त आया, फिर मियां साहब ने बातें की, फिर उन्हें गद्दार कहा गया। आजकल पीछे तो क्यों ना सियासी स्पेस के लिए ये जो न्याजी साहब बातें कर रहे हैं, हमने सीओडी साइन किया है, और ये क्या आर्ग्यूमेंट है कि पॉलिटिशियन कभी इकट्ठे ही ना हो मुश्तरकात के ऊपर? क्या हम दुश्मन हैं? आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं बैठ सकते? अगर बिलावल साहब ने कहा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो न्याजी साहब आपको तो ये चंद साल हुए पता चला फॉर्म 47 का। हम 1988 से जुल्लू के खिलाफ पॉइंट टेकन बैरिस्टर साहब, पॉइंट टेकन। मुझे परवेज साहब की तरफ बढ़ने दें, अब मुझे परवेज साहब की तरफ बढ़ने दें। राइट बैरिस्टर साहब, राइट बैरिस्टर साहब। परवेज साहब, मैं जानता हूं आप हमें बता चुके हैं, हमारे शो में पहले भी हमें नॉलेज देते रहे हैं कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के भी कर्जे को 34-35 हज़ार अरब डॉलर के करीब हैं। लेकिन देन अगेन परवेज साहब, उनके पीछे तो ज़ायनिस्ट लॉबी है, इजराइल है, यूएस फेडरल रिजर्व है, जो इजराइल के बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए हैं, वो डॉलर छाप लेते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे कर्जे कंटिन्यूसली ऑन द राइज हैं, रिकॉर्ड हाई पर हैं। योर ओपिनियन, कर्जे कैसे खत्म होंगे परवेज साहब? पाकिस्तानी अवाम को जिम्मेदार होना पड़ेगा। जैसे आमिर साहब ने कहा ना कि इनकी तरबियत और एजुकेशन होनी चाहिए, सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं, एक जिम्मेदार शहरी बनने के लिए। देखें, 26 से 27 करोड़ का जो है वो फिगर दिया जा रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान की आबादी है। तो जरा ये बताएं कि 26 करोड़ में से कितने लोग, तकरीबन 36 से 31 लाख लोग जो है वो टैक्स पे रहे हैं आपके। इसमें वो भी टैक्स पे रहे हैं जिनसे लिया जाता है, शायद उनका दाव लगे तो वो भी ना देना चाहें, जो कि आपके सरकारी मुलाजमीन है। और उसके अलावा फिर सरकारी मुलाजमीन को निकाल देंगे तो कितने % टैक्स दे रहे हैं और कितना टैक्स दे रहे हैं। देखिए, किसी भी मुल्क की जो मैशियत है ना, आप दुनिया में जाके देख लें, वो आपके टैक्सों से ही चलनी होती है। लेकिन जब आप टैक्स देंगे ही नहीं तो फिर आपकी मैशियत कैसी चलेगी? फिर आपको कर्जे लेने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर आप ये कहते हैं कि जो आपको हुक्मरानों की महंगी गाड़ियां हैं, तो यहाँ पर एक वज़ीर-ए-आज़म आया था ना, उसने हुक्मरानों की महंगी गाड़ियां बेची, उसने हुक्मरानों के जो वहाँ पर फार्म हाउसेज पर भैंसें थी, जिससे वज़ीर-ए-आज़म या सदर के घर का दूध का सर्कल चलता था, इवन भैंसें बेच दी कि नहीं जी, हमने अपनी इकॉनमी ठीक करनी है, महंगी गाड़ियां बेचकर, भैंसें बेचकर, चीजें कर कर, क्या उससे इकॉनमी ठीक हो गई थी? देखिए, ये हकीकत भी माननी पड़ेगी। हुक्मरानों पे तनकीद करने के साथ साथ जो जिम्मेदारी कौम की है, आपको वो भी निभानी पड़ेगी। और जिन कर्जा लेने वाले ममालिक की आप बात कर रहे हैं, पहले 25-30 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर भी नहीं है। और दूसरी एक बात और भी बताऊं मैं आपको, इन ममालिक में भी लोग टैक्स देते हैं। जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर जो टैक्स है, वो जिस लेवल का टैक्स लिया जाता है, मैं अगर आपको बताऊं तो आप मतलब मैं हैरान परेशान हो गए कि कहाँ किस जगह टैक्स देते हैं। यहाँ पर अगर सफाई करने वालों के एक महकमा बना है, सुथरा पंजाब, और अगर वो हर घर से 200 रुपया टैक्स महीना लेना शुरू कर देंगे क्योंकि आपकी गली मोहल्ला साफ कर रहे हैं, तो ये क्यामत आ जाएगी। 200 रुपया महीना टैक्स दिए, कादा दिए गवर्नमेंट को। देखिए, ये टैक्स दिए बगैर बात नहीं बननी, इसमें कोई शक नहीं है। कौम की एजुकेशन होनी चाहिए, और जब तक नहीं होगी तब तक नहीं बान करी। इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, हासिल की कीमत नहीं है। 1900 मैं 91-92 वाली या 96 वाली हुकूमत की बात नहीं कर रहा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2013 में हुकूमत में आए थे, तो उस वक्त क्या हालात थे? बिजली, दहशतगर्दी, कराची, बोरीबंद लाशें, वजीरस्तान, ये वो सारी चीजें छोड़ दें आप। क्या उन्होंने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में IMF को गुड बाय नहीं कहा था? कर्जे लेने से और इनकार नहीं किया था? क्या वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो चुके थे कि अपना मुल्क चलाने के लिए? अभी भी तो उन्हीं की हुकूमत है ना सर। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ तो भाई भाई हैं सर, उन्हीं की हुकूमत है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उन्हीं की हुकूमत है, लेकिन अब वो वाले हालात नहीं है, अब वो वाली चीजें नहीं है। और फिर नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है। आप इस पॉइंट पे ब्रेक ले रहा हूँ। बहुत बड़ी बात कर दी परवेज संदीला ने। नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है। एक ब्रेक लीजिए व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आएंगे, या की नई तनख्वाहों पर बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। मुल्क में एक तरफ कम से कम उजरत को लागू करना पूरे पाकिस्तान में हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मजदूरों को, गरीबों को, दिहाड़ीदार तबके को कम से कम उजरत 40-42-43 हज़ार रुपये मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ आला ओहदों पर फायज हुकूमती अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स और स्पेशली जजेस के ऊपर बड़ी हुकूमत जो है ना, उसने दिल खोल के दयावान बनी हुई है। इस वक्त खबर यह है कि जजेस की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। जिनको पहले 20 से 25 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही थी, अब उनको 30 से 35 लाख मिलेगी। बेसिक सैलरी 11 से 15 लाख, जुडिशल अलाउंस 11 से 15 लाख, मेडिकल अलाउंस 1.5 लाख, गाड़ी सस्ती मिलेगी, पेट्रोल, गार्ड्स, ड्राइवर, बावर्ची, घर, खानसामा
मैं ये पूछने पर मजबूर हूं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जिस मुल्क में अदलिया इतनी जवाल पजीर हो, अफगानिस्तान के बराबर उनका मयार हो, अदलो इंसाफ ना होने के बराबर हो, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, कर्जे, क्या इस अदलिया का ये हक है कि वो इतनी तनख्वाहें ले, या फिर हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए अवाम के टैक्स पेयर का पैसा उन पर लुटा रही है? बैरिस्टर आमिर हसन जी, ये बात दुरुस्त है। ये उसी वक्त की बात है जब उसको हम कहते थे अदलिया की आज़ादी, जिसका अभी काम देख रहे हैं दोबारा से न्याजी साहब, और वो जुडिशल इंपीरियलिज्म आया, उसमें जजों की तनख्वाहें जिस हद तक बढ़ी, और उस जज ने, बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां जो सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के लिए होती थी वो रखी एक चीफ जस्टिस ने। देखिए, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। हमारी जुडिशरी तो अब आप कहते हैं ना कि उधर ले जाए मुकदमा, वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह रह रहे हैं। देखिए, एक चीज पहले ये तय हो कि इस मुल्क के अंदर अवाम के पैसे पे आने वाले जो होते तो अवाम के खादिम हैं, या अवाम को इंसाफ देने के लिए आते हैं, या उन्हें निजाम देने के लिए आते हैं, और वो अवाम के पैसों पे पलने लगते हैं। तो इस चीज को पहले देखना पड़ेगा। वो पहले मुल्क की मईशत को देखना पड़ेगा, फिर सहूलियात को देखना पड़ेगा। तो मैं यही रो रहा हूँ, सिर्फ ये जुडिशरी यहाँ तक नहीं है। जुडिशरी देखें कितने हैं, उसके बाद आप अपनी ब्यूरोक्रेसी देखें जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान आपका। और हुआ ये है कि गोरा राज था यहाँ पे, और वो जो थे गोरे आके यहाँ पे, क्योंकि हाकिम थे और नीचे महकूम थे, और वो हाकिम और महकूम के रिश्ते के अंदर उन्होंने उन्हें बांध के रखा, और हाकिम उनसे सारा पैसा निचोड़ के और अपनी सहूलतों पे खर्च करता था। तो ये उसी निजाम को 80 सालों में हम नहीं बदल सके। आज भी हाकिम और महकूम का रिश्ता है, आज भी वो रिश्ता नहीं बन सका जहां पे ताकत का सरचश्मा अवाम हो, जहां पे सियासत जमहूरियत के जरिए की जा रही हो। अभी भी ये चीजें बहुत जरूरी है। मैं यही कहता हूँ कि सियासी जमातों को नफरत पैदा करने की बजाय, इदारों को गालियां निकालने की बजाय बैठना पड़ेगा। पार्लियामेंट तब मजबूत होगी जब पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे आएंगे। अगर पार्लियामेंट में शराफिया के नुमाइंदे आएंगे तो वो पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी। इसी तरह जब वो पार्लियामेंट फैसले करेगी और सियासी जमातों को अपने अंदर जमहूरियत लाना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। वक्त कम है आमिर भाई, सो सॉरी। मुझे एक बात कह रहे हैं तो बड़ी जरूरी है कि नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, तो फिर कहेंगे मरियम नवाज है, हमजा शहबाज है, सलमान शहबाज है, फिर मरियम साहबा का बेटा जुनेद साहब वो है। और ये चेक करते करते पहले 40 साल खानदान शरीफा ने लिए हैं इस मुल्क के। राइट सर, पॉइंट टेकन। वो सदर है पार्टी के, अच्छा निजाम देना। वक्त में बैरिस्टर साहब, सो सॉरी। नियाजुल्लाह नियाजी साहब, योर ओपिनियन सर। देखिए अपना तलत साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई इस टाइम तो आप लोग बैठे हैं ना, अगर अदलिया की जो तनख्वाहें बढ़ रही हैं या पार्लियामेंटेरियन की बढ़ रही है इस गरीब मुल्क में, अल्लाह की कसम हमारी नहीं बढ़ रही है सर, हम फंसे हुए हैं। हाँ, फंसे। जहाँ एक आम आदमी बिजली का बिल, गैस का बिल, टैक्स देते हुए उसके साथ क्या हो रहा है। तो आप इस निजाम का हिस्सा हैं, आप एलिज कर रहे हैं कि जी नहीं होना चाहिए, आप तो बैठे हैं ना सर। हम तो दुआ कर रहे हैं कि जजों की तरह बाकी पाकिस्तान की तनख्वाहें भी बढ़े। तला साहब एक बात सुन लें कि ये आपने कभी सुना कि कोई पार्टी के लीडरशिप ये कहे जब जजेस के नाम जाते हैं कि जी मेरा जज लगाएं। इमरान खान ने तो ये नहीं किया। हमें जो ऊंचा बोल के कहते हैं जी अदलिया की, हम तो अदलिया की आजादी की बात करते हैं। मैं एडवोकेट जनरल साहब, बैरिस्टर साहब, तो इमरान खान ने कहा कि आप ये देखो कि अदलिया जो इतनी तनख्वाहें ले रही है, ये 3 महीने की छुट्टी क्यों करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, इतनी छुट्टियां क्यों होती है इतने गरीब मुल्क में। सर वो तो छुट्टियां तो सर बच्चों को स्कूल में दी जाती हैं। वो तो अंग्रेज जज हुआ करते थे, उनको गर्मी लगती थी तो इसलिए वो अपने घर जाते थे छुट्टियों पे। पाकिस्तानी जजों को भी उतनी गर्मी लगती है, वक्त की कमी है। सो सॉरी नियाजी भाई, सो सॉरी। संदीला साहब, योर ओपिनियन सर। सर बिल्कुल रिव्यू होना चाहिए जजों पे, इस पे बिल्कुल जरूर बात होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आमिर भाई की एक बात बता दूं, इनको मरियम नवाज और नवाज शरीफ याद आ रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर बेनजीर साहिबा तक, आसिफ अली जरदारी, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, और उसके बाद आसफा लाइन में लगी हुई, इनको वो नजर नहीं आ रहा है। कभी ये कब्रों को बेच रहे होते हैं, कभी ये रोटी कपड़ा मकान को बेच रहे होते हैं, कभी ये जो बेनजीर इनकम कार्ड है वो बेच रहे होते हैं। देखें, ऐसे ना किया करें। आपको वोट मिले हैं वो हलाल हैं, जो हमें मिले हैं वो हराम है। खुदा के लिए ये एक जमहूरियत है, यहाँ पर 2 बड़ी पार्टियां, ये ऐसे ही चलना है।
वेल मरियम सेड नवाज का परवेज नाम लेंगे, साहब। हमजा का नाम आमिर लेंगे, आमिर तो भाई को क्या एक जुमला हो गया? बोलने की इजाजत दे दें, बस एक जुमला, वक्त खत्म है। सिंध में कभी भुट्टो खानदान का शुरू से बंद नहीं लेके आया। एंड तक चेक कर ले आमिर भाई ऐसे बहुत शुक्रिया परवेज संदीला साहब, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया नियाजी साहब। गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत हुई आज के प्रोग्राम में। एक खूबसूरत दुआ भी कर लेते हैं कि या अल्लाह हमारे प्यारे वतन अजीज़ को इसकी तरक्की की राह में जो रुकावटें आयल हैं उनको दूर कर दे, और हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमा कि वो मुल्क को कौम के एक्चुअल वसी तर मफाद में एक्चुअली सही फैसले कर सकें। 8,500 खर्च करने वाले को रईस ना समझे, नाम लिखने वाले को पढ़ा लिखा ना समझे, और खुदारा सिराते मुस्तकीम पर आ जाएं। आप भी मेरे साथ कहिए आमीन। अल्लाह ताला अपने महबूब के साथ मेरी दुआ कबूल करे। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो विद अ स्पेशल एपिसोड ऑन 14th of August। और एक बार फिर आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।